हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे हमारे फार्म लॉज को। देखिए, आज का जो हमारी वीडियो होगी ये होगा पार्ट 1, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारे फार्म्स एक्ट हैं, जिसके ऊपर आजकल बहुत ही ज़्यादा डिस्प्यूट चल रहा है, हम आज जानेंगे कि बेसिकली फार्म्स एक्ट बोलते क्या है, उसे फिर बाद में समझेंगे कि डिस्प्यूट्स क्या है। तो चलिए, पहला एक्ट आज हम समझते हैं, उसके बाद हमारी पार्ट 2 एंड पार्ट 3 में जो 3 एक्ट्स हैं वो कंप्लीट होंगे। आज पहला एक्ट, फिर दूसरा, फिर तीसरा, टोटल 3 एक्ट्स हैं इसमें। और जो ये तीनों एक्ट्स हैं ये मिलकर एक कंप्लीट लॉ बनाते हैं फार्मर्स के लिए। तो जो पहला लॉ है, पहला एक्ट है, वो है हमारा द फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020। देखिए, सबसे पहले हम इसमें ये जान लेते हैं कि इसके मेजर पॉइंट्स क्या हैं। इसके मेन, ये एक्ट करता किस बारे में बात है? ये बात करता है हमारी ट्रेड के बारे में। सबसे पहले इस बात को समझ लेते हैं ट्रेड का। देखिए, जो ये ट्रेड की बात होती है, इसका मतलब ये है कि जो फार्मर्स हैं, जो वो ट्रेडिंग करते थे पहले, वो क्या होता था, एपीएमसी से डील होते थे। एपीएमसी की फुल फॉर्म लिखें आप, वो है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी क्या थी कि जो ये पहले ये प्राइस होता था, जो ये ट्रेडिंग होती थी, ये पहले होती थी अपनी ही स्टेट में, अपनी ही जुरिस्डिक्शन में ये सामान बेच सकते थे। फिर क्या हुआ, सरकार ने इसके ऊपर ये हटाकर अब ये नया ट्रेड लॉ बना दिया कि वो जो फार्मर्स हैं वो कहीं भी वो अपना सामान बेच सकते हैं। पहले सिर्फ क्या होता था कि जो एजेंट्स होते थे उन्हीं को बेचना पड़ता था। एजेंट्स कौन? जैसे कि फार्मर, जो किसान हैं हमारे, वो कहाँ जाते थे? मंडियों में सामान बेचने जाते थे। क्या सामान? गेहूँ, चावल, उनको बेचने जाते थे। तो वो मंडियों से उन्होंने, सरकार ने क्या किया कि उन्हें एक वाइडर अपॉर्चुनिटी दे दी कि वो सिर्फ अपनी मंडी में ही स्ट्रिक्ट ना रहें, बाहर भी अगर उन्हें कहीं बेटर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो वहाँ पर उसे बेच सकते हैं। ये था इसका पहला पॉइंट। दूसरा, इंट्रास्टेट। इंट्रास्टेट का मतलब क्या हुआ कि अगर आप ये सामान, जो आपका ये अनाज है, ये अनाज आप अपनी ही स्टेट में ना देकर किसी दूसरी स्टेट में भी दे सकते हैं। मैंने आपको पहले ही पॉइंट में बताया था ट्रेडिंग का, तो ट्रेडिंग से इन्होंने यही बताया कि पहले जो लॉ था, पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि पहले का लॉ क्या था। देखिए, पहले क्या था, किसान के पास बाउंडेशन थी कि वो सरकार के थ्रू रेगुलेशन, एपीएमसी के थ्रू ही सामान, अपना अनाज जो है वो बेचेगा। तो अब क्या कर दिया कि अब उनके ऊपर जो कंपल्शन थी वो हटा दी। ये हुआ हमारा, इसका एक पुरानी हिस्ट्री मैंने आपको इससे क्लियर कर दी। फिर मैंने आपको नया क्या बता दिया, पहला पॉइंट क्या बताया आपको, ट्रेड का। दूसरी बात आपको मैंने क्या बता दी इसमें कि इंट्रास्टेट, कि इंटरस्टेट वो भी कर सकते हैं ट्रेड अपना, चाहे इंट्रा हो चाहे इंटर हो, अपनी ही स्टेट में चाहे किसी दूसरी स्टेट में वो अपना अनाज जो है वो बेच सकते हैं। जहाँ उन्हें बेटर अपॉर्चुनिटी लगे वहाँ वो अपना अनाज दे सकते हैं। तीसरी बात, ऑनलाइन, कि ऑनलाइन भी वो अपना ये जो व्यापार है वो कर सकते हैं। ऑनलाइन कैसे? बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर, किसी भी वे में वो अपना इसको बेच सकते हैं। तो जो इसके बाद चौथी बात आई कि टैक्स नहीं होगा। देखिए, टैक्स आपको जानना बहुत ज़रूरी है। पहले क्या होता था कि जो फार्मर्स थे अपनी स्टेट में जो वो अनाज उगाते थे तो उन्हें वहाँ एक टैक्स देना पड़ता था। लेकिन अब सरकार ने क्या कहा कि अगर आप मान लीजिए कि कहीं बाहर भी अगर ट्रेड करते हैं, किसी और स्टेट में ट्रेड करते हैं, तो वहाँ पे आपको कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल टैक्स फ्री हो चुका है, ये ज़ीरो टैक्स कर दिया इस पर। फिर उसके बाद अगली बात इन्होंने एक्ट में क्या लिखी, जो डिस्प्यूट से रिलेटेड होगी। जो डिस्प्यूट्स की बात है यहाँ पर वो ये थी कि मान लीजिए अगर आपकी ट्रेड के अंदर कोई भी डिस्प्यूट आते हैं तो वो कहाँ जाएंगे? सबसे पहले वो जाएंगे एसडीएम के पास। एसडीएम से फिर वो कहाँ जाएंगे कि अपना एसडीएम से प्रोड्यूस होकर वो चले जाएंगे, अपील होगी उसकी, अगर आप करना चाहें तो वो हमारी कलेक्टर के पास। देखिए, एसडीएम से पहले इनका क्या होगा, इन्होंने बताया कि आप कंसिलिएशन में जाएंगे। एसडीएम के पास जाने से पहले जाएगा कंसिलिएशन में। कंसिलिएशन का मतलब क्या होता है वो जान लें। कंसिलिएशन का मतलब हुआ कि जब दो पार्टियां मिलकर आपस में कोई सेटलमेंट कर लें, कोई बीच का रास्ता निकाल ले, वो हो गया कंसिलिएशन। लेकिन अगर कंसिलिएशन में आप जाते हैं और वहाँ आपकी सेटलमेंट हो गई तो वहाँ पे साइन हो जाएंगे। साइन होने के बाद वो एक मेमोरेंडम बन जाएगा। इन्होंने ये बहुत ही क्लियरली लिखा है इस एक्ट में। मेमोरेंडम बनने के बाद वो फिर उसके बाद अपील में, जो कि कहाँ है, एसडीएम के पास, वो नहीं जा सकते। तो सबसे पहले डिस्प्यूट का क्या जाएगा, पहले आप जाएंगे सेटलमेंट के लिए। दूसरी के बाद अगर सेटलमेंट नहीं करते आप तो कहाँ जाएंगे, एसडीएम पे। तो एसडीएम को क्या बोल दिया कि आप 30 दिन के अंदर अंदर इसे आप डिस्प्यूट को सेटल करेंगे।
और अगर आप एसडीएम से भी सेटल नहीं होते हैं तो आप किसके पास जाएंगे? लास्ट आप जाएंगे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास। ये हुआ एंड इसका। तो यहाँ से इन्होंने क्या किया, कोर्ट का रास्ता हटा दिया। इन्होंने क्लियरली इस बात को लिखा है कि आप सिविल कोर्ट में बिल्कुल भी नहीं जा सकते हैं, ये इसमें क्लियरली मेंशन्ड है। फिर यही थे गाइज इसके एक्ट के पॉइंट कि जो बेसिकली हमें बता देते हैं कि ये जो एक्ट है ये किस बारे में बात करता है। 5 पॉइंट्स मैंने आपको बताए, लेकिन इसके कुछ डीमेरिट्स भी हैं। डीमेरिट्स वो क्या है कि एपीएमसी हटा दिया। एपीएमसी का मतलब कि आप ये जो है कमेटी के थ्रू ये रेगुलेट नहीं होगा, कमीशन के थ्रू। जो ये कमेटी के थ्रू रेगुलेशन नहीं हो रहा है, इससे क्या हुआ, जो किसान का बंधा हुआ है एक आड़तिया था। देखिए हरियाणा पंजाब में आड़ती होते हैं जो कि एक होलसेलर बोल देते हैं जिसे हम। तो आड़तिए क्या थे, कई किसानों के फिक्स हैं, किसानों के फिक्स आड़तिए थे कि जिससे वो सामान लेना चाहते थे उसी से वो सामान लेते थे, उसी को ही वो बेच देते थे। कोई भी आगे उसकी सेटलमेंट डिस्प्यूट होता था तो वो उनकी एक हेल्प करता था। आड़तिए का कमीशन भी होता है इसमें 2.5% की बात बोलते हैं लॉ पे, तो 2.5% लेकर भी लेकिन वो उन्हें हर चीज़ की फैसिलिटी भी देता था, ये भी बात थी। लेकिन वो अब एक ख़त्म कर दिया, क्या कर दिया, एक ओपन मार्केट प्रोवाइड करी। तो ये है इसका एक साइड इफ़ेक्ट कि एक इसको ओपन मार्केट में दे दिया और वो जो पहले वाला सिस्टम था वो उसको ख़त्म कर दिया। और दूसरी बात एक वो ये है कि जुडिशियल सपोर्ट को ख़त्म कर दिया इन्होंने कि कोर्ट में आप नहीं जा सकते, जिसके लिए कि किसान आज के टाइम पे डिमांड कर रहे हैं। और तीसरी बात, कोई रेगुलेशन नहीं है। देखिए पहले क्या होता था, इस बात को समझने के लिए कि पहले जब किसान किसी को अपना अनाज बेचता था तो जिसको वो बेचता था वो कोई ऐसा आम आदमी नहीं था, वो एक रजिस्टर्ड पर्सन थे। और वो जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो कहीं भाग नहीं सकते क्योंकि उनकी गवर्नमेंट के पास सिक्योरिटी होती है, गवर्नमेंट के रजिस्टर्ड होते हैं। वो बहुत ही लिमिटेड पर्सन्स होते हैं जिन्हें वो रजिस्टर करते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि जो भी पर्सन है कोई भी किसी को सामान बेच सकता है और कोई भी किसी से सामान ले सकता है। और लेने के लिए उन्होंने क्या कहा कि आपके पास एक सिंपल एक आईडी होनी चाहिए। आईडी किसी भी फॉर्म में हो सकती है, चाहे वो पैन कार्ड हुआ या फिर कोई अदर आईडी हुई, आधार कार्ड हो गया। तो उसके बेस पे मान लीजिए किसी ने सामान ले लिया, किसी ने बोल दिया कि मैं आपसे ले लूँगा, फिर वो भाग गया, फिर डिस्प्यूट में जाओ। तो ये इसका थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट यहाँ से निकलता है। तो गाइज़ यही था हमारा फर्स्ट एक्ट। अब अगले वीडियोज़ के अंदर मैं आपसे बात करूँगा सेकंड एक्ट और थर्ड एक्ट की। तो यहाँ से आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि इस एक्ट के अंदर बेसिकली आपको कौन सा पॉइंट लगता है कि सही है या गलत है। ये एक बेसिक एक्ट है जो कि जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि सरकार ने एक्ट क्या बनाया। तो गाइज़ अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर कोई भी आपकी क्वेरी हो, कोई भी सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।